आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और सोशल साइंस का खूब ज्यादा तैयारी नहीं हुआ है, सोशल साइंस में बहुत कमजोर है और अब आप लोग वैसे प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं जो सोशल साइंस की परीक्षा में छप जाए। जी हाँ, आप सही सुने। आज के एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में पूरे किताब से हर एक सब्जेक्ट से सोशल साइंस में जो 5 सब्जेक्ट होता है उस 5 से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपदा से चुने गए 50 मोस्ट वीवीआईएस सब्जेक्टिव और पेपर में यही सब छपने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यही से प्रश्न परीक्षा में पक्का छपेगा। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सोशल साइंस, नॉन हिंदी, मैथिली, मैथ सब सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और एक भी प्रश्न को, आज के इस वीडियो में से एक भी प्रश्न को आप लोग मिस नहीं कीजिए क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और अगर आप पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में A to Z प्रश्न आपसे बनेगा। और हाँ, एक सुंदर सा बात बताता हूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर मात्र 2 से 3 लाइन में है जो कि आप लोग एक बार में ही याद कर सकते हैं। तो आपके लिए फायदा होगा, आप पूरा वीडियो को देख करके पूरा तैयारी को शानदार कीजिए। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने जो आपको हर हाल में याद करना है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी का जो एकीकरण होना था उसका बाधा क्या था, उसमें क्या क्या चीज बाधा था। तो आंसर लिखेंगे कि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था जहां पर ऑस्ट्रिया का बहुत ज्यादा प्रभाव था। साथ ही वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की कमी और सामाजिक मतभेद भी बड़ी बाधाएं थी, ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण की क्या से बाधा था, कितना आसान लिखा गया है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था जहां ऑस्ट्रिया का बहुत ज्यादा प्रभाव था, ठीक है ना। साथ ही वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की कमी और सामाजिक मतभेद भी बहुत बड़ी बाधाएं थी। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत शानदार आंसर है। और आगे भी सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान लिखा गया, ठीक है, जो कि आप लोग एग्जाम की रात में भी पढ़ लेंगे अच्छा से तो एग्जाम के सुबह में आराम से लिख सकते हैं, इतना आसान प्रश्न है। तो आप प्लीज पूरा वीडियो को देख करके हर एक प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कि मेजनी कौन था, यहां से काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी एक साहित्यकार और योग्य सेनापति था जिसने यंग इटली नामक संस्था बनाई, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था तो मेजनी ने। उसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। बहुत सुंदर प्रश्न। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है तो मेजनी को कहा जाता है, ठीक है ना। यंग इटली संस्था की स्थापना किसने किया था तो मेजनी ने किया था। मेजनी कौन था तो मेजनी एक साहित्यकार था। तो ये सब चीजें भी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि 2 मार्क में पूछा जाए कि मेजनी कौन था, आप आराम से लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि मेजनी एक साहित्यकार था और योग्य सेनापति भी था जिसने यंग इटली संस्था बनाई और उसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा वीवीआई कि रूसी क्रांति के 2 कारण को लिखे। देख सकते हैं एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है कि रूसी क्रांति के 2 कारण को लिखना है। आपको ऐसे प्रश्न 5 मार्क में भी पूछे जाते हैं कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। हालांकि यहाँ पर 2 कारण पूछा गया है, 2 मार्क के लिए इंपोर्टेंट है बाबू। आंसर में लिखना है रूसी क्रांति के 2 कारण क्या है, निम्न है। हेडिंग में जरूर बना करके लिख दीजिएगा। और सबसे पहला हो जाएगा राजा का निरंकुश और अयोग्य होना और दूसरा था मजदूर और किसानों की बेहद खराब आर्थिक स्थिति होना। समझ गए ना, मजदूर और किसानों की बहुत ज्यादा खराब स्थिति, यही रूसी क्रांति के 2 कारण है। नेक्स्ट याद रखिएगा खूनी रविवार, एग्जाम में पक्का छपेगा कि खूनी रविवार क्या है, एकदम आसानी से याद कीजिए खूनी रविवार क्या है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों की 9 जनवरी 1905 को रूस में निहत्थे लोगों पर सेना ने गोलियां चलाई थी। कब, 9 जनवरी 1905 ईस्वी की। किस ईस्वी की बात हो रहा है तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस में निहत्थे लोगों पर सेना ने गोलियां चलाई थी जिससे हजारों लोग मारे गए। और वह चूंकि वह रविवार का दिन था ना, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। चूंकि वह दिन क्या था बाबू, रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते। कितना आसान प्रश्न, कितना आसान आंसर है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान आंसर एकदम मैच करता है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस में निहत्थे लोगों पर सेना ने गोलियां चलाई
जिससे वहां पर हजारों लोगों मारे गए। और चूंकि वह दिन रविवार का दिन था ना, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न की होची मिन मार्ग क्या? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि होची मिन मार्ग क्या? एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट। यह वियतनाम युद्ध के दौरान सामान पहुंचाने का एक गुप्त रास्ता था। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? होची मिन मार्ग क्या है? कि यह वियतनाम के युद्ध के दौरान, ठीक है ना, सामान पहुंचाने का एक गुप्त रास्ता है जो कि लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था। बहुत सुंदर आंसर। क्या कि होची मिन मार्ग क्या है? तो यह वियतनाम युद्ध के दौरान सामान पहुंचाने का एक गुप्त रास्ता था जो लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था। बहुत आसान। आंसर देख करके आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और देखिए एक चीज, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक होता है हाइप वाला ऑप्शन, जब कमेंट करने जाते हैं ना तो हाइप वाला ऑप्शन होता है, प्लीज आप हाइप जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी सब्जेक्ट का वीडियो ला सके और अब बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हाइप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन बंद क्यों कर दिया गया? बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि असहयोग आंदोलन बंद क्यों हो गया था। कि देखिए, चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना, मतलब थाना को लोग जला दिए थे, इसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को तुरंत रोक दिया था। मतलब मान लीजिए थाना को जला देना बहुत बड़ी गलती हो जाता है, मान लीजिए सरकार एक्शन में हो जाएगा तो फिर आम पब्लिक क्या कर सकते हैं, तो इसलिए बंद करना पड़ा। क्या बाबू? असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित हुआ? तो चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना अर्थात थाना जलाने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को तुरंत रोक दिया था। तो असहयोग आंदोलन रोकने का यही कारण था, समझना, लोगों ने थाना को जला दिया था, इसलिए बंद करना पड़ा इस आंदोलन को। नेक्स्ट 7 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? बहुत इंपोर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसके क्या कारण थे? एकदम आसान आंसर देखिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट। कि साइमन कमीशन का विरोध है ना, क्या आंसर है कि साइमन कमीशन का विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग और अंग्रेजों द्वारा नमक पर भारी टैक्स लगाना इस आंदोलन के मुख्य कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण क्या था? बहुत आसानी से ध्यान देंगे कि साइमन कमीशन का विरोध, ठीक है, क्या चीज? कि साइमन कमीशन का विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग और अंग्रेजों द्वारा नमक पर भारी टैक्स लगाना इस आंदोलन का मुख्य कारण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग और अंग्रेजों द्वारा नमक पर भारी टैक्स लगाना इस आंदोलन का मुख्य कारण था। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट 8 नंबर कि चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? एकदम इंपोर्टेंट, परीक्षा में एकदम आने वाला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, उसका मैंने लक्ष्य क्या था। जैसे आप लोगों का लक्ष्य है कि कुछ भी हो जाए ताकि साइंस और एसएसटी जो भी सब्जेक्ट है ना 400 नंबर पक्का लाए सर जी, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य की बात करें ना प्यारे विद्यार्थियों, तो बिहार के चंपारण में किसानों से जबरन नील की खेती, मतलब 3 कठिया प्रणाली कराई जा रही थी, ठीक है ना, जिसे खत्म करने में भी इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसे खत्म कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो सर जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए एक बार फिर से देखिएगा कि बिहार के चंपारण में किसानों से जबरन, मतलब बहुत ज्यादा नील की खेती 3 कठिया प्रणाली के द्वारा कराई जा रही थी, ठीक है ना, जिसे खत्म कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था कि बिहार के चंपारण में किसानों से नील की खेती 3 कठिया प्रणाली में कराई जा रही थी, जिसे खत्म कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? आप इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं ना बाबू, 101% चांस है कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का एग्जाम आपका बहुत बेहतर जाएगा। तो ये 50 गेस क्वेश्चन एकदम शानदार तरीका से गेस किया गया, ठीक है ना। लगातार 5 साल से हम गेस करते हैं बाबू, एकदम टकरा जाता है कि क्वेश्चन, तो टेंशन की कोई बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए बाबू, बहुत बार एग्जाम में आया है और आंसर देख करके आप खुश हो जाएंगे कि औद्योगिकरण के समय मजदूर काम के लिए शहरों में आए। औद्योगिकरण के लिए, ठीक है ना, औद्योगिकरण के समय मजदूर काम के लिए शहर में आए और गरीबी के कारण तंग और गंदी बस्तियों में रहने लगे, जिसे सलम कहा जाता है, जिसे सलम कहा गया। ध्यान से समझिएगा कि औद्योगिकरण के समय
मजदूर काम के लिए शहर में आए, ठीक है ना, और गरीबी के कारण तंग और गंदी बस्तियों में रहने लगे, ठीक है ना। गरीबी के कारण तंग थे, मतलब परेशान थे, उनके पास तो पैसा वैसा था नहीं तो वो महल में रह सकते थे, तो गरीबी के कारण तंग होने थे और गंदी बस्तियों में रहने लगे, जिसे ही सलम कहा जाता है बाबू। तो 9 का ये हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए, अच्छा से एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पांडुलिपि आंसर देखते ही याद होगा। पांडुलिपि क्या है बाबू? तो प्रिंटिंग प्रेस, क्या चीज बताना है साथियों कि प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले हाथों से ताड़ के पत्तों या कागज पर जो किताबें लिखी जाती थी ना, उन्हें ही पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बताएंगे कि प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले हाथों से तार के पत्तों या फिर कागज पर जो किताबें लिखी जाती थी उन्हें ही पांडुलिपि कहते हैं। एक बार फिर से जानिएगा, क्या सर? कि प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले हाथों से ताड़ के पत्तों या कागज पर जो किताबें लिखी जाती थी उन्हें ही पांडुलिपि कहते हैं। बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं 5 दिन में 400 अंक लाए तो बस 5 बात मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है, 400 अंक भी ला सकते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे हम लोग इस क्वेश्चन को लगातार 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं ना तो एक भी प्रश्न आज छोड़िएगा नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में आया है और सब्जेक्टिव में भी चांस है आने का, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस कथन को स्पष्ट करिए। संसाधन जो होता है बाबू ये होता नहीं है, बनता है, तो इस चीज को आपको स्पष्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जरूरी है। कि प्रकृति में मौजूद चीजों तब तक संसाधन नहीं है जब तक मनुष्य अपनी तकनीक और बुद्धि से उन्हें अपने उपयोग के लायक ना बना ले, ठीक है ना। देखिए प्रकृति में अगर मान लीजिए गेहूं आपके सामने है, गेहूं को पिसवा करके जब तक आप आटा नहीं बनाएंगे, फिर उसको रोटी नहीं बनाएंगे, फिर आपके उपयोग में वो कैसे आएगा? मतलब बात को बुझे ना। मनुष्य प्रकृति में मौजूद चीजें जब तक संसाधन नहीं है, जब तक मनुष्य अपनी तकनीक और बुद्धि से उन्हें अपने उपयोग में लायक ना बना ले, ठीक है ना, तब तक ये लायक ना बना ले, ठीक है। और ये कथन लिखिएगा, और ये कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, 2 मार्क एग्जाम में देने वाले जो है आसानी से हंसते हंसते दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बाबू, कि जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर बताएं। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, काली मिट्टी क्या होता है, ये चीजें आपको बताना है। देखिए जलोढ़ तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यस यस यस, देखिए आंसर जानिएगा कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है और धान गेहूं के लिए अच्छी है, ठीक है ना। धान गेहूं उपजाने के लिए जलोढ़ मिट्टी का यूज किया जाता है ताकि उसमें सबसे ज्यादा अनाज उपजे, ठीक है ना, किसान लोगों को फायदा हो। और काली मिट्टी लावा से बनती है और कपास के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। काली मिट्टी किससे बनती है बाबू? तो ये लावा से बनती है और कपास के लिए बेस्ट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न, कि सतत विकास क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद किए होंगे कि अपने लिए और आने वाले संतति के लिए सतत विकास का मतलब होता है, सतत विकास का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। यस, और ये क्या है सतत विकास अर्थात क्या है? तो ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। कैसा विकास? तो ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, उसे ही सतत विकास कहते हैं, ठीक है ना। किया जाए आप लोग लिख दीजिएगा, उसे ही सतत विकास कहते हैं। क्या बाबू? कि ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है उसको भी थोड़ा मतलब समझ लेना, अच्छा से खर्च करना, तो ये चीज हो जाता है बाबू। संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए तो ये सतत विकास हो जाता है, ठीक ना। 14 पर ध्यान दीजिएगा, कि वनों के ह्रास के 2 कारण बताइए। वनों के ह्रास, वन जो कम हो रहे हैं, वन जो नष्ट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका क्या कारण है? वनों के ह्रास के 2 कारण बताइए। आप लिखेंगे बाबू आंसर में कि वनों के ह्रास के निम्नलिखित 2 कारण है। हेडिंग बना दीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। ब्लैक ब्लू पेन यूज कीजिएगा आंसर लिखने में, बहुत बेहतर होगा, समझना। तो पहला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि खेती के लिए जंगलों को साफ करना, ठीक है ना। वनों का ह्रास का 2 कारण क्या? तो खेती करने के लिए लोग जो है ना जंगल सबको साफ कर देते हैं। और दूसरा कि सड़कों, रेल मार्गों और बड़े बड़े बांधों के निर्माण
करने में भी वन सब काट दिए जाते हैं। आप लोग गांव सब में देखते होंगे कि खेत के ऊपर सब जो मान लीजिए, ठीक है ना, जाता है टावर वाला पॉल वाला जब तार सब चलता है ना, तो फिर ऊपर अगल बगल में जो भी रहता है गाछ वृक्ष सब, उसको काट दिया जाता है, हरियाली सबको हटा दिया जाता है। तो यही सब रीजन है कि खेती के लिए जंगलों को साफ करना और सड़कों, रेल मार्गों और बड़े बड़े बांधों का निर्माण होना, ये दो कारण है वनों की कमी के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट, जल संकट क्या है, एग्जाम में छपेगा, एग्जाम में आने का चांस है और आराम से आप लोग लिख सकते हैं। इतना आसान प्रश्न आंसर दिया है ना, एक बार में याद होगा आप लोगों को कि जनसंख्या बढ़ने, क्या चीज बाबू, कि जनसंख्या बढ़ने और जल के दुरुपयोग के कारण जब साफ पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना, तो उसे जल संकट कहते हैं। कि कैसा लगा आंसर, कैसा लगा, क्या बाबू, कि जनसंख्या बढ़ने और जल के दुरुपयोग के कारण जब साफ पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना, तो उसे ही जल संकट कहते हैं। मेरी बात को बुझे कि नहीं, बताइए। कि जनसंख्या बढ़ने से और जल के दुरुपयोग के कारण जब साफ पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तब उसे बाबू जल संकट कहते हैं। आप याद रखिएगा, ये 12th के एग्जाम में भी इस बार जो परीक्षा हुआ 4-5 दिन पहले 12th में भी पूछा गया था आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को ज्योग्राफी में। आप भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो कंप्लीट रहना चाहिए, समझे ना। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, कि लौह खनिज के दो उदाहरण दीजिए। लोहा खनिज मतलब जिसमें लौह मात्रा पाया जाता है, लोहा की मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना। तो लौह खनिज के दो एग्जाम्पल कौन कौन आप दे सकते हैं, आप लिखेंगे लौह खनिज के दो उदाहरण निम्नलिखित है। हेडिंग बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखिएगा कि लौह खनिज के दो उदाहरण निम्नलिखित है। पहला लौह अयस्क और दूसरा मैग्नीज। पहला क्या हो जाएगा, लौह अयस्क, ठीक है ना, दूसरा मैग्नीज। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा कि सौर ऊर्जा का भविष्य भारत में उज्जवल क्यों है। सौर ऊर्जा का भविष्य, ठीक है ना, भारत में उज्जवल क्यों है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। सौर ऊर्जा जो है ना बाबू, भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस चीज पे आपको लिखना है। आंसर एकदम सटीक तरीका में बेहतर जानेंगे। क्या चीज, कि भारत एक गर्म देश है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कि भारत जो है ये एक गर्म देश है, जहां धूप की कोई कमी नहीं है, जहां धूप कोई कमी नहीं, भारी मात्रा में धूप होता है। इसलिए सौर ऊर्जा यहाँ एक सस्ता और प्रदूषण मुक्त विकल्प है और कम खर्च में अच्छा सा जो है ना ऊर्जा देता है। तो ये बहुत अच्छा चीज है बाबू, कि भारत एक गर्म देश है जहां धूप की कोई कमी नहीं, और इसलिए सौर ऊर्जा यहाँ एक सस्ता और प्रदूषण मुक्त विकल्प है। इसलिए सौर ऊर्जा भविष्य के साधन है, वो उज्जवल है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। आइए 18 नंबर प्रश्न को, मान लीजिए अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बेहतर और शानदार टिप्स आपको सिर्फ और सिर्फ संजीव एकेडमी पर ही मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और एक भी प्रश्न आज छोड़ के नहीं जाइएगा, सोशल साइंस में अगर बेहतर करना चाहते हैं तो। अठारह नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि की दो समस्या लिखिए। भारत कृषि में क्या क्या चीज समस्या होता है, ये चीज बताना है कि भारतीय कृषि की दो समस्याओं को लिखिए। आप लिखेंगे आंसर में कि भारतीय कृषि की दो समस्याएं निम्न है। क्या लिखेंगे बाबू, कि भारतीय कृषि की दो समस्या निम्नलिखित है। भारत कृषि में क्या सब समस्या है, तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास आए हैं तो कुछ बेहतर बता देंगे ना आपको। कि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना, ठीक है ना, भारतीय कृषि की दो समस्या। हालांकि आप जो है ना बताइए कि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना, दूसरा मानसून मतलब जानते हैं ना वर्षा पर आश्रित रहना, और दूसरा है कि खेती का आकार, खेतों का आकार छोटा होना और पुरानी तकनीक का इस्तेमाल भारतीय कृषि की दो समस्या है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 19 इंपोर्टेंट है कि नगद फसल और खाद्य फसल में अंतर बताइए। क्या चीज बताना है, कि नगद और खाद्य फसल। देखिए बाबू, नगद फसल जो होता है, नगद फसल जो होता है ना, ये व्यापार के लिए होता है। जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया, कपास, ये सब नगद फसल है। व्यापार करने के लिए, कमाई करने के लिए, अपना आर्थिक जीवन चलाने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उपजाते हैं। लेकिन खाद्य फसल जो होता है बाबू, नाम से स्पष्ट है कि खाने के लिए उगाई जाती है, वैसे फसल को खाद्य फसल कहते हैं। जैसे गेहूं हो जाएगा, चावल, ये सब खाद्य फसल है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए 20 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे कि खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है। खनिज जो होता है ना, इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, ज्योग्राफी का वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, और एक लाइन में इसका आंसर जानेंगे कि खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक, देखिए आप सभी को याद रखना है कि खनिजों का भंडार सीमित है। क्या है, कि खनिजों का भंडार सीमित है
और ये दोबारा नहीं बन सकते। मान लीजिए खनिज जो है, कोयला सब जो अगर खत्म हो जाएगा, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि खनिजों का भंडार सीमित है और ये दोबारा नहीं बन सकते, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका बचाना जरूरी है। अतः खनिज संरक्षण बहुत आवश्यक है। समझ गया ना, एकदम आराम से लिख देना है एक लाइन में आंसर। 21 नंबर ध्यान दीजिए, देखिए पॉलिटिकल साइंस का VVA क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना, परीक्षा में आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता में जो है ना साझेदारी क्यों जरूरी है, एग्जाम में काफी बार आया है और आपको याद भी रखना है। क्या चीज, देखिए आंसर जानेंगे ना कि समाज के अलग अलग समूहों के बीच झगड़ों को रोकने, समाज के जो अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग जाति होते हैं, तो उनके बीच झगड़ों को रोकने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है। अतः सत्ता में साझेदारी क्या है, जरूरी है। समझ गया ना, क्या चीज, एक बार फिर से जानेंगे कि समाज के अलग अलग समूहों के बीच झगड़ों को रोकने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है, सत्ता में साझेदारी जरूरी है। एकदम आराम से याद करेंगे। और आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सोशल साइंस का अमृत है, इस अमृत को एकदम भी मिस नहीं होने दीजिएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघवाद की 2 विशेषताएं बताएं। पॉलिटिकल साइंस का इंपोर्टेंट प्रश्न। आपको लिखना है कि संघवाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित। पहला, यहाँ सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। 2 नंबर की शक्तियों का बंटवारा लिखित संविधान के द्वारा होता है। संघवाद में शक्तियों का बंटवारा लिखित संविधान के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि नगर निगम के मुख्य कार्य क्या है। नगर निगम जो होते हैं ना बाबू, देखिए कितना बड़ा एग्जाम में है, तो इसका एक्चुअली कार्य क्या होता है। देखिए नगर निगम का मुख्य कार्य होता है शहर की सफाई कराना, कचरा उठाना, पीने के पानी का व्यवस्था और जन मृत्यु का हिसाब रखना, इसके मुख्य कार्य नगर निगम का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। एकदम VVA प्रश्न है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल, बहुत एग्जाम में आता है, पढ़े भी होंगे। और ये प्रश्न कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाती है और चुनाव लड़कर सरकार चलाते हैं। समझना कि राजनीतिक दल ही को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं और चुनाव लड़कर सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात कीजिएगा, दल बदल कानून क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दल बदल कानून क्या है, जो कि लागू किस पे होता है, सांसद और विधायकों पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई सांसद या विधायक अपनी ही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसे रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार RTI क्या है। एकदम इंपोर्टेंट है ना, RTI क्या है। देखिए 2005 में बना वह कानून जो जनता को सरकारी कामकाज की जानकारी मांगने की पूरी आजादी देता है, उसे ही सूचना का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कि 2005 ईस्वी में बना वह कानून, एक्चुअली 2005 में हमारा जन्म है, ठीक है ना तो 2005 में बना वह कानून जो जनता को सरकारी कामकाज की जानकारी मांगने की पूरी आजादी देता है ना, उसे ही सूचना का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन की जो सरकार होती है ना बाबू, इसको क्या कहते हैं, इसको किसे कहते हैं। तो जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। समझना, जब किसी एक पार्टी को खूब ज्यादा वोट नहीं मिलता है ना, तब कई पार्टियां, मतलब 2-4 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, उसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे अभी BJP और जदयू मिलकर के बना हुआ है ना बिहार में सरकार, सेम वैसे। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता क्या है। इंपोर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लीजिए, ज्यादा फायदा रहेगा। पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, सांप्रदायिकता क्या है। तो अपने धर्म को दूसरे के धर्म से बड़ा समझना और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना ही सांप्रदायिकता है। तो इस तरह की नफरत नहीं फैलाना चाहिए। आइए 29 आपका इंतजार कर रहा है कि ग्राम पंचायत की आय के स्रोत क्या है। ग्राम पंचायत जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी आय का स्रोत बताइए। एक्चुअली बाजारों और मेलों पर लगने वाला टैक्स तथा सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद, अनुदान इसके प्रमुख स्रोत है। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है ना, क्या लिखेंगे, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत बाजारों और मेलों पर लगने वाला टैक्स तथा सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद, अनुदान इसके प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों। शिक्षा का अभाव जो है ना लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों, भी यह प्रश्न है। देखिए आंसर में जो है ना लिखेंगे आप लोग कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्योंकि, है ना,
अनपढ़ लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते और अक्सर गलत उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, यही कारण है, ठीक है ना। चुनौती हो जाता है शिक्षा का अभाव, लोकतंत्र के लिए चुनौती, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाते। ये जब मान लीजिए नेता सभी मूर्ख रहेगा तो फिर क्या देश का विकास करेगा, क्या बच्चों के बारे में सोचेगा और क्या एजुकेशन डेवलपमेंट करेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जब भी नेता चुनने की बारी आए तो एक अच्छा, एक ईमानदार, एक सुयोग्य, एक शिक्षित चुनना चाहिए। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जहां निजी और सरकारी दोनों मिलकर के काम करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके सबसे बड़ा उदाहरण भारत देश है, ठीक है ना। भारत देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट बताइए, जीडीपी क्या है। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, तो एक साल के अंदर किसी देश में तैयार हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं को का कुल मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक साल के अंदर किसी देश में तैयार हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल पैसे को ही जीडीपी कहते हैं, ठीक है ना, जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय इंपोर्टेंट है। देखिए, देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्र ठीक है ना, देश की कुल कमाई अर्थात देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत रुपया आता है ना उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रति व्यक्ति आय बराबर लिखेंगे राष्ट्रीय आय बट्टा में कुल जनसंख्या, समझे ना। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय बराबर लिखेंगे राष्ट्रीय आय बट्टा में राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ठीक है ना, बट्टा में कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, टोटल, ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, मुद्रा के दो कार्य बताइए। मुद्रा को तो हम 10-20 को कार्य बचा सकते हैं, ठीक है ना। हमको मान लीजिए आईफोन खरीदना है, ठीक है, 17 प्रो मैक्स, तो एगो तो हो गया मुद्रा का प्रयोग, अब बहुत सारा होगा। तो मुद्रा के दो कार्य बताइए, लिखेंगे मुद्रा के दो कार्य निम्न है। पहला, विनिमय का माध्यम अर्थात चीजें खरीदना। दूसरा, मूल्य का मापक अर्थात चीज की कीमत बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कीजिएगा, साख का क्या अर्थ होता है, क्रेडिट। क्रेडिट समझते हैं ना, गांव घर में सभी लोग जब मान लीजिए कर्जा सब लेने जाते हैं ना, ऋण लेने के लिए, तो कहता है इसका क्रेडिट अच्छा है, इसको भेजो ताकि ऋण मिल जाए, समझे ना। तो क्रेडिट अच्छा होना होता है, मतलब साख बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, साख का एक्चुअली मतलब होता है भरोसा, विश्वास होता है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज या फिर सामान उधार लेता है या फिर किसी भी व्यक्ति से गांव घर में कर्ज ले सकता है। तो ये इसी के भरोसे, भरोसा होना चाहिए, मतलब हाँ ये अच्छा करता है। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG क्या है, वेरी इंपोर्टेंट। स्वयं सहायता समूह, देखिए 15-20 व्यक्तियों, गांव के लोगों का, खासकर महिलाओं का वैसा समूह जो थोड़ी थोड़ी बचत करके एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे ही स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, इतना प्रश्न को पढ़ चुके हैं, बताइए अभी तक भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही आपको बेहतर बनाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में एक हाइप वाला ऑप्शन होता है, प्लीज आप हाइप पे क्लिक कीजिएगा, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट। नेक्स्ट बताइए, स्वयं सहायता समूह के तो बारे में आप लोग समझ गए हैं, हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है ना। क्या कि वैश्वीकरण क्या है, इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। इससे व्यापार, पूंजी और तकनीक का आदान प्रदान आसान हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाबू, कि उपभोक्ता के दो अधिकार बताएं। आपको इस तरह के क्वेश्चन में लिखना है कि उपभोक्ता के दो अधिकार निम्नलिखित है। समझे कि नहीं बात को। उपभोक्ता के दो अधिकार बताएं, तो उपभोक्ता के दो अधिकार निम्नलिखित है। पहला, उपभोक्ता के दो मुख्य अधिकार निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, खतरनाक या घटिया सामान से सुरक्षा रहना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सूचना का अधिकार, वस्तु की कीमत, शुद्धता और एक्सपायरी डेट जानने का हक है उपभोक्ता को। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं, उसके बारे में तो पूरा जानकारी लीजिएगा तब ना अच्छा रहेगा, तो यही चीज होता है। नेक्स्ट बताइएगा, बाह्य स्रोतीकरण क्या है। बाह्य स्रोतीकरण की बात आए तो ये क्या है एक्चुअली। देखिए, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी लागत कम करने के लिए अपना कोई काम खुद न करके किसी बाहरी संस्था या दूसरे देश की कंपनी से करवाती है तो उसे बाह्य स्रोतीकरण अर्थात आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू। देखिए, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय मतलब जो बहुत सारे राष्ट्रों में, ठीक है ना, अपनी लागत कम करने के लिए अपना काम खुद ना करके किसी बाहरी संस्था या दूसरे देश की कंपनी से करवाती है, उसे बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा,
देखिए ये प्रश्न आपके लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको लिख के 90% से ज़्यादा चांस है आपको ये 5 मार्क में पूछा जा सकता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के 2 कारण बताइए, ठीक है। 2 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, आप लिख सकते हैं, आसान ही है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के 2 कारण लिखेंगे, आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा ना इसमें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के 2 कारण निम्न है। पहला हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, अर्थात संसाधनों की तुलना में आबादी का बहुत अधिक हो जाना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बाढ़ और सूखा, उत्तर बिहार का बाढ़ से और दक्षिण बिहार का सूखे से हमेशा प्रभावित रहता है, तो बाढ़ और सूखा ये भी बिहार के लिए, बिहार के पिछड़ेपन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट करें। किसमें बाबू? प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में आपको अंतर स्पष्ट करना है, लिख दीजिएगा। प्राकृतिक आपदा में कि जो प्रकृति के कारण आती है ना, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी। नेक्स्ट, मानव जनित आपदा में तो जो मानवीय गलतियों के कारण होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे मान लीजिए आतंकवाद, आग लगना, दुर्घटना होना, प्रदूषण होना, तो ये सब मानव, ठीक है ना, मानव जनित आपदा हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाढ़ से होने वाली 2 हानियां लिखेंगे, निम्नलिखित है। बाढ़ से होने वाली 2 हानियां निम्नलिखित है। पहला, फसल की बर्बादी होता है, अर्थात खेतों में पानी भरने से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और दूसरा, सड़क और मकान का टूटना। देखिए बुनियादी ढांचा के ध्वस्त हो जाता है और पशु पक्षियों की जान जाती है, ये भी समस्या है। नेक्स्ट, भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए? आपदा प्रबंधन का इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। भूकंप जब आता है ना तो उसके समय में क्या करना चाहिए लिखेंगे। भूकंप के समय में हमको निम्न कार्य करना चाहिए। पहला, तुरंत घर से बाहर किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए। दूसरा, यदि बाहर न जा सके तो किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाए, समझ रहे हैं, मजबूत मेज या पलंग के नीचे छुप जाए, ताकि मान लीजिए घर का दीवार सब भी टूटे ना तो वो फिर आपको कुछ कर नहीं पाए, उससे कुछ आपको क्षति ना हो, ठीक है ना, तो आप उसके नीचे दब जाए। ये 2-4 चीजें करना चाहिए। नेक्स्ट, सुनामी क्या है बताइए, इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न है। सुनामी के बारे में आपको लिखना पूछा जाएगा। देखिए, जब समुद्र की गहराई, जब समुद्र की तली में भूकंप आता है ना तो समुद्र का पानी बहुत ऊंची लहरों के साथ, लहरों के रूप में तट की ओर बढ़ता है, इसे ही सुनामी कहते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट बताइए, अर्थात सूखा के पड़ने के क्या कारण है, इंपोर्टेंट है। सूखा जब हो जाता है, सूखा मतलब खेतों में दरारी पड़ जाती है, सभी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ उजला उजला देखने को मिलेगा, समझे ना, पानी का थोड़ा थोड़ा भी दूर दूर तक दरस नहीं रहेगा, वैसे स्थिति में सूखा आ जाता है। तो सूखा पड़ने के निम्न कारण है, सूखा पड़ने के 2 कारण निम्न है, ठीक है। पहला, वर्षा का औसत से बहुत कम होना। दूसरा, जंगलों की बहुत अधिक कटाई के कारण भी है, वर्षा नहीं होता है, जब वर्षा नहीं होता है तो सूखा पड़ेगा, सही बात है। नेक्स्ट, आपदा का प्रबंधन क्यों जरूरी है? आपदा प्रबंधन का वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न कि आपदा का प्रबंधन क्यों जरूरी है, ध्यान दीजिएगा कि आपदा का प्रबंधन इसलिए जरूरी है ताकि आपदा के आने पर जान माल के नुकसान को कम किया जा सके और प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके, यही चीज हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, हेम रेडियो क्या है? हेम रेडियो की बात करें तो ये क्या है, क्या आप पढ़े इस प्रश्न को बताइए। देखिए, यह एक विशेष प्रकार का वायरलेस संचार यंत्र है। जब बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा में फोन और इंटरनेट टावर काम करना बंद कर देता है तब इसके जरिए से संदेश भेजा जाता है, तो हेम रेडियो यही है, समझे ना। 48 देखिएगा, आकस्मिक प्रबंधन में किसकी भूमिका होती है? आकस्मिक प्रबंधन में बाबू 3 स्तरों की भूमिका होती है। क्या बाबू? आकस्मिक प्रबंधन में 3 स्तरों की भूमिका होती है। पहला हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, जैसे पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया। दूसरा, स्वयं सेवी संस्थाएं, जैसे एनजीओ हो जाता है। तीसरा, गांव या मोहल्ले के स्थानीय लोग हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 49 नंबर कि आग लगने पर प्राथमिक उपचार। जब मान लीजिए आग लग जाता है ना तो एक्चुअली उस समय में आपको ट्रीटमेंट इंस्टेंट बताइए, इंस्टेंट आप लोग को ट्रीटमेंट क्या करना है करना है। देखिए, आग लगने पे निम्नलिखित उपचार करना है। पहला, आग बुझाने के लिए पानी या बालू, रेत का प्रयोग करें। दूसरा, जले हुए व्यक्ति पर तुरंत ठंडा पानी डालें और उसे अस्पताल पहुंचाएं। आइए फाइनली 50 नंबर प्रश्न कि भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है। देखिए, पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कंपन करने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह को अचानक हिलने या कंपन करने को भूकंप कहते हैं। और समुद्र की तली में जब भूकंप आने से उठने वाली विनाशकारी लहरों को सुनामी कहते हैं, सिंपल सा। यह मुख्य रूप से जमीन पर आता है और यह मुख्य रूप से समुद्र या महासागर में आता है। यह पृथ्वी के अंतर्गत अंदर
टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने से होता है, यह समुद्र के नीचे आए भूकंप, ज्वालामुखी फटने या भूस्खलन के कारण होता है। यह है कि इससे इमारतें, पुल और सड़क गिर जाते हैं, इससे तटीय क्षेत्रों में भारी बाढ़ आती है और सब कुछ बह जाता है। ये फाइनली हमने पूरे 50 क्वेश्चंस को आज सोशल साइंस का बता दिए हैं। तो अगर आप सोशल साइंस में बेहतर करना चाहते हैं तो ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इस तरह के और वीडियोज आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, VVI क्वेश्चंस का, जो कि परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए आप कमेंट करके हमको बताइएगा, किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाया जाए। फाइनली आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। तो आप अपने एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगा होना तो 2 शब्द कमेंट में लिखिएगा और कमेंट से थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो एक हाइप वाला ऑप्शन होता है, प्लीज हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।